हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट। लास्ट लेक्चर में हमने स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट पढ़ा था। तो क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट किसे कहते हैं? अगर हम दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करें और रिजल्ट हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी आ जाए, व्हेन टू वेक्टर्स आर मल्टीप्लाइड एंड द रिजल्ट is a vector quantity, then such a product is called vector product और क्रॉस प्रोडक्ट। सो लेट हमारे पास दो वेक्टर है a और b और हम वेक्टर a और b के दरमियान में क्रॉस प्रोडक्ट मालूम करना चाहते हैं। लेट हमारे पास वेक्टर a और b के दरमियान एंगल थीटा है और इन दोनों के दरमियान अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट मालूम करना चाहते हैं, सो क्रॉस प्रोडक्ट जो है हम इस तरह से लिखते हैं a क्रॉस b। चूंकि दो वेक्टर्स के दरमियान में मल्टीप्लिकेशन के लिए हम क्रॉस लगाते हैं, तो इसलिए इसको क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं। सो क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी हमारे पास बराबर होगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय द कंपोनेंट of B which is perpendicular to A। ठीक है, सो A क्रॉस B हमारे पास बराबर होगा मैग्नीट्यूड ऑफ A मल्टीप्लाई बाय वेक्टर B का वो कंपोनेंट जो A के परपेंडिकुलर होगा। अब ये तो हमारे पास, इससे तो हमारे पास एक स्केलर आ जाएगा। क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट का रिजल्ट हमारे पास वेक्टर आता है, तो यहाँ पे इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में हम क्या करेंगे, एक यूनिट वेक्टर भी मल्टीप्लाई करेंगे। सो एन यूनिट वेक्टर जो है ऐसा वेक्टर है जो कि ए और बी के प्लेन के बिल्कुल परपेंडिकुलर है। इसको हम थोड़ी देर में फिर एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। सो ए क्रॉस बी हमारे पास बराबर होगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए और b का वो कंपोनेंट जो कि a के परपेंडिकुलर है, तो वो कौन सा कंपोनेंट होगा, by। तो देखिए, अगर हम वेक्टर b को रिजॉल्व करें इनटू इट्स टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, तो ये देखिए हमारे पास by और ये जो कंपोनेंट बनता है ये हमारे पास bx बनता है, ठीक है। तो a क्रॉस b हमारे पास बराबर हो जाएगा a और b, y जो है हमारे पास किसके बराबर है, b साइन थीटा, और साथ में हम n यूनिट वेक्टर भी लगाते हैं। देखिए जो a है ये भी मैग्नीट्यूड है, जो b है ये भी मैग्नीट्यूड है, और साइन थीटा से भी हमारे पास एक स्केलर नंबर ही आता है। तो a b साइन थीटा तो एक स्केलर हमारे पास आएगा। क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट का रिजल्ट वेक्टर आता है, तो इससे वेक्टर बनाने के लिए हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं n यूनिट वेक्टर से, और n यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर है कि जो a और b के प्लेन के परपेंडिकुलर होगा और इसका मैग्नीट्यूड 1 होगा, ठीक है। सो a क्रॉस b जो है हमारे पास बराबर है a b साइन थीटा n यूनिट वेक्टर की। अच्छा, अब चूंकि जो क्रॉस प्रोडक्ट है इसका रिजल्ट हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी आती है और वेक्टर का डायरेक्शन भी होता है, तो इस a क्रॉस b वेक्टर का डायरेक्शन हम किस तरह से मालूम करेंगे? तो a क्रॉस b वेक्टर का डायरेक्शन मालूम करने के लिए फॉर डायरेक्शन हम क्या करते हैं, एक रूल अप्लाई करते हैं जिसको हम कहते हैं राइट हैंड रूल। फॉर द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी हम क्या करते हैं, राइट हैंड रूल जो है हम अप्लाई करते हैं। नाउ व्हाट इज राइट हैंड रूल? राइट हैंड रूल हमारे पास एक ऐसा रूल है कि जिसमें हम अपने जो राइट हैंड है, ठीक है, हमारा जो राइट हैंड है उसके फिंगर्स को हम स्ट्रेच करते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट वेक्टर। सो स्ट्रेच योर फिंगर्स ऑफ राइट हैंड इन द डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट वेक्टर, यानी कि ए। देन कर्ल द फिंगर्स ऑफ राइट हैंड इन द डायरेक्शन ऑफ बी, ठीक है। अपने राइट हैंड के फिंगर्स को आप रोटेट करें इन द डायरेक्शन ऑफ सेकंड वेक्टर। द थंब विल गिव अस द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस
बी। तो तम जो है हमारे पास आउट ऑफ द बोर्ड है, तो ए क्रॉस बी का जो डायरेक्शन होगा वो आउट ऑफ द बोर्ड होगा। ए क्रॉस बी का डायरेक्शन एन यूनिट वेक्टर के डायरेक्शन में होगा, और एन यूनिट वेक्टर जो है ये इस ए और बी के जो वेक्टर है इनके जो प्लेन है इनका बिल्कुल इनके परपेंडिकुलर होगा। तो आउट ऑफ द बोर्ड एन का भी डायरेक्शन होगा, और ये हमारे पास ए क्रॉस बी का भी डायरेक्शन होगा। ठीक है। अच्छा, अब हमने जिस तरह डॉट प्रोडक्ट में ए बी कॉस थीटा लगाया था, और हमने रीजन भी दिया था कि हम कॉस थीटा क्यों लगाते हैं, तो यहाँ पे हम ए बी और साइन थीटा लगाते हैं, कॉस थीटा क्यों नहीं लगाते। तो इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ अगेन एक एग्जांपल से। सो लेट ये हमारे पास एक रॉड है, और इसका ये एंड जो है ये फिक्स है, ये रोटेट हो सकता है। ठीक है। और और ये एंड जो है फ्री है। तो अगर मैं इस रॉड के ऊपर फोर्स लगाऊं, ऊपर से नीचे की डायरेक्शन में फोर्स लगाऊं, सो यहां से यहां तक हमारे पास मोमेंट आर्म है और ये फोर्स है। ठीक है। तो अगर मैं इस पे फोर्स लगाऊं तो ये क्या होगा, रोटेट हो जाएगा। ये रॉड हमारे पास रोटेट होगा, इसमें टॉर्क प्रोड्यूस होगा। तो जो टॉर्क होगा टी इज इक्वल टू, वो हमारे पास बराबर होगा आर क्रॉस एफ। तो टॉर्क जो है एग्जाम्पल है क्रॉस प्रोडक्ट के। सो टी इज इक्वल टू आर। अच्छा, ये जो आर है ये मोमेंट आर्म है। अगर मैं इस फोर्स को परपेंडिकुलरली नहीं लगाता, ठीक है, मैं इस फोर्स को एक एंगल के साथ, लेट ये हमारे पास फोर्स है और ये हमारे पास एंगल थीटा है और ये आर का डायरेक्शन है। ठीक है। तो मैं इस फोर्स को अप्लाई करता हूं विथ सम एंगल। तो ये जो फोर्स है अगर मैं इसको दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करूं, तो ये देखिए इसका एफ वाई या एफ साइन थीटा कंपोनेंट है, और ये जो कंपोनेंट है ये इसका एफ एक्स कंपोनेंट है। अब देखिए, अगर मैं फोर्स एलोंग द आर, एलोंग द मोमेंट आर्म लगाता हूं, तो क्या ये रॉड रोटेट होगा? नहीं। बल्कि अगर मैं फोर्स परपेंडिकुलर लगाता हूं तो ये रोटेट होगा। तो इसका मतलब है कि फोर्स के दो कंपोनेंट्स में से एफ एक्स और एफ वाई में इफेक्टिव वाला कंपोनेंट कौन सा है, जो असल में टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा है इस रॉड में, तो वो कंपोनेंट एफ वाई कंपोनेंट है, जो कि एफ साइन थीटा के बराबर है। तो इसलिए हम यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट में जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होता है, ठीक है, सेकंड वेक्टर का जो परपेंडिकुलर वेक्टर होता है फर्स्ट वेक्टर कंपोनेंट होता है फर्स्ट वेक्टर के, वो इफेक्टिव कंपोनेंट होता है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, साइन थीटा लगाते हैं बजाय कॉस थीटा के। ठीक है। तो इफेक्टिव कंपोनेंट क्रॉस प्रोडक्ट में हमारे पास परपेंडिकुलर सेकंड वेक्टर का परपेंडिकुलर कंपोनेंट इफेक्टिव कंपोनेंट है, और वो साइन वाला कंपोनेंट है, तो इसलिए हम साइन थीटा लगाते हैं। अच्छा, अब जो मैग्नीट्यूड है, जो क्रॉस प्रोडक्ट है, ये हमारे पास तीन चीजों पे डिपेंड करता है, ए बी और एंगल थीटा के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है। तो अगर मैं ए और बी को कांस्टेंट रखूं, जाहिर है कि ए और बी के चेंज करने से क्रॉस प्रोडक्ट का जो मैग्नीट्यूड होगा वो चेंज होगा, और अगर मैं एंगल में चेंज लाता हूं तो हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट के मैग्नीट्यूड में चेंज आएगा, और साथ में डायरेक्शन में भी चेंज आता है। किस तरह से वो भी हम एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है। तो लेट हमारे पास अगर हम ए और बी को कांस्टेंट रखें और एंगल को हम चेंज करते जाए, ये जो एंगल थीटा है इसमें हम चेंज लाए, तो थीटा में चेंज लाने से क्रॉस प्रोडक्ट में हमारे पास चेंज किस तरह से आएगा। सो लेट अगर हमारे पास थीटा जो है वो 0 डिग्री है दो वेक्टर के दरमियान में, ये हमारे पास वेक्टर ए है और बिल्कुल इसके ऊपर वेक्टर बी भी है। ठीक है। तो इसका क्रॉस प्रोडक्ट हमारे पास किसके बराबर होगा, सो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा इंटू एन यूनिट वेक्टर। सो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन ऑफ 0 एंड एन यूनिट वेक्टर। बल्कि हम सिर्फ मैग्नीट्यूड को डिस्कस कर रहे हैं तो यूनिट वेक्टर की लिखने की जरूरत नहीं है। सो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी और साइन 0 के बराबर है, तो ए क्रॉस बी हमारे पास 0 के बराबर होगा। तो अगर एंगल आपके पास 0 है
तो क्रॉस प्रोडक्ट का जो रिजल्ट होगा दो वेक्टर के दरमियान में वो मिनिमम होगा या जीरो होगा। तो कब क्रॉस प्रोडक्ट जीरो होगा? जब आपके पास दो वेक्टर्स बिल्कुल एक दूसरे के पैरेलल हो या दोनों के दरमियान में एंगल क्या हो, 0 डिग्री हो, तो जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा वो आपके पास जीरो होगा। और क्यों जीरो होगा? देखिए, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट में हम पहला वेक्टर और दूसरे वेक्टर का वो कंपोनेंट लेते हैं जो पहले वेक्टर के परपेंडिकुलर होता है। तो इस केस में दूसरे वेक्टर का परपेंडिकुलर कंपोनेंट है ही नहीं, तो क्रॉस प्रोडक्ट हमारे पास क्या होगा? जीरो होगा। कि जैसे हम अगर ये हमारे पास रॉड है और ये इसका आर है, ठीक है, और मैं फोर्स इस तरह से लगाऊं एफ, तो फोर्स और आर के दरमियान एंगल कितना है? जीरो। तो क्या ये रोटेट होगा? इसमें टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस होगा? नहीं। तो जो टॉर्क होगा वो जीरो होगा। ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं एंगल को इंक्रीज करता हूं, ठीक है, एंगल में मैं इंक्रीज लाता हूं, तो एंगल में इंक्रीज लाने से जो क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड है वो क्या होगा? वो इंक्रीज होता जाएगा और फाइनली मैक्सिमम कब होगा? मैक्सिमम क्रॉस प्रोडक्ट मैक्सिमम कब होगा? अगर थीटा जो है मैं क्या करूं? 90 डिग्री ले लूं। यानी अगर ये आपका वेक्टर ए है और ये आपका वेक्टर बी है और एंगल क्या है? 90 डिग्री है, तो ए क्रॉस बी जो है हमारे पास बराबर होगा ए बी साइन ऑफ 90। तो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी, और साइन 90 1 के बराबर है, तो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी। और मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपको कहा था कि साइन और कॉस की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो 1 होती है। तो 90 डिग्री पे हमारे पास साइन की वैल्यू 1 होगी, तो क्रॉस प्रोडक्ट हमारे पास मैक्सिमम होगा कब? जब हमारे पास एंगल जो है दो वेक्टर्स के दरमियान में 90 डिग्री का होगा। ठीक है। अच्छा, अब अगर एंगल 90 डिग्री से मैं बढ़ाता हूँ, ठीक है, 90 डिग्री से एंगल बढ़ाता हूँ, बिटवीन 90 और 180 डिग्री में एंगल लेता हूँ, ठीक है, तो फिर क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो डिक्रीज होते 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 180 डिग्री पे क्या हो जाएगा? जीरो होगा। तो एट 180 डिग्री यहाँ पे देखे 0 डिग्री पे भी मिनिमम है और साथ में 180 डिग्री एंगल अगर हो, यानी दो वेक्टर एक तो आपके पास क्या हो? एक डायरेक्शन में हो, और अगर बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में भी हो तो भी उसका क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा? जीरो ही होगा। ठीक है। और अगर मैं एंगल 180 से वापस फिर बढ़ाता हूं, ठीक है, तो फिर क्या होगा? आपका क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो क्या होगा? वो इंक्रीज होगा, लेकिन डायरेक्शन उसका चेंज होगा। यानी अगर पहले ए क्रॉस बी जो है आउट ऑफ द बोर्ड है, तो एंगल अगर मैं 180 से इंक्रीज करूं तो फिर ए क्रॉस बी इनटू द बोर्ड होगा अप टू 270 डिग्री। और 270 पे अगर थीटा में 270 पुट करूं, थीटा इज इक्वल टू 270 पुट करूं, ठीक है, तो फिर आपका जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा? वो नेगेटिव होगा। ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन ऑफ 270। So A cross B is equal to AB, और sin 270 minus 1, so A cross B is equal to minus AB। नेगेटिव मैक्सिमम होगा। वैसे तो नेगेटिव 180 और 270 के दरमियान में होगा, लेकिन मैक्सिमम नेगेटिव कब होगा? जब एंगल आपके पास 270 होगा। यानी इसका मतलब ये है कि देखिए, अगर आपके पास ये A है और ये B है, ठीक है, ये आपका B है, तो A क्रॉस B मैक्सिमम होगा। लेकिन मैं अगर इस वेक्टर के का डायरेक्शन अपोजिट करूं, ये अगर आपका B है, ये दिस इज यूर B, ठीक है, तो फिर क्रॉस प्रोडक्ट मैक्सिमम होगा, लेकिन B के डायरेक्शन चेंज होने से क्रॉस प्रोडक्ट का जो डायरेक्शन होगा वो चेंज होगा, अपोजिट हो जाएगा, तो आपका जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा वो नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है। तो इस तरह से जो है हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट जो है उसमें एंगल के साथ चेंज आता है। और अगर मैं 270 से एंगल बढ़ाता हूं तो वापस क्रॉस प्रोडक्ट जो है हमारे पास क्या होगा? डिक्रीज होते होते 360 पे, यानी वापस जो है हमारे पास
बिल्कुल 0 डिग्री के ऊपर आ जाएगा, तो क्रॉस प्रोडक्ट का जो मैग्नीट्यूड होगा वो 0 हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब जो क्रॉस प्रोडक्ट है इसकी एक और भी हमारे पास करेक्टरिस्टिक है या प्रॉपर्टी है कि क्रॉस प्रोडक्ट जो है ये हमारे पास क्या होता है, ये एंटी कम्यूटेटिव होता है। डॉट प्रोडक्ट क्या था, कम्यूटेटिव था, और क्रॉस प्रोडक्ट क्या है, एंटी कम्यूटेटिव। एंटी कम्यूटेटिव होता है। एंटी कम्यूटेटिव का क्या मतलब है कि ए क्रॉस बी हमारे पास जो ए क्रॉस बी है ये बी क्रॉस ए के बराबर नहीं होगा, बल्कि माइनस बी क्रॉस ए के बराबर होगा, या बी क्रॉस ए जो है हमारे पास बराबर होगा माइनस ए क्रॉस बी के। सो दिस इज कॉल्ड एंटी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है। अच्छा, किस तरह से एंटी कम्यूटेटिव होता है, सो लेट देखे हमारे पास, लेट दिस इज वेक्टर ए और ये हमारे पास वेक्टर बी है, तो इसका जो क्रॉस प्रोडक्ट का जो डायरेक्शन होगा वो हम राइट हैंड रूल से मालूम करते हैं। यानी ये ए है सो और ये बी है, तो हम अपने राइट हैंड के फिंगर को बी के डायरेक्शन में रोटेट करेंगे, सो द थंब विल गिव अस द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी। अब अगर मैं बी क्रॉस ए को मालूम करना चाहता हूं तो बी क्रॉस ए किसके बराबर होगा, देखिए ए क्रॉस बी जो है, ए क्रॉस बी हमारे पास बराबर होगा ए बी साइन थीटा और एन यूनिट वेक्टर, और एन यूनिट वेक्टर आउट ऑफ द बोर्ड होगा। अगर मैं बी क्रॉस ए मालूम करना चाहता हूं, बी क्रॉस ए, अब मैं क्या करूंगा, अब मैं अपने राइट हैंड के जो फिंगर है वो बी हमारा फर्स्ट वेक्टर है, वो हम बी के डायरेक्शन में स्ट्रेच करेंगे और इसको रोटेट करेंगे इन द डायरेक्शन ऑफ ए, सो द थंब विल गिव अस द डायरेक्शन ऑफ बी क्रॉस ए। तो बी क्रॉस ए किस डायरेक्शन में होगा, एंड टू द बोर्ड। तो अगर मैं बी क्रॉस ए मालूम करना चाहूं सो ये हमारे पास बी ए साइन थीटा और एन जो है आउट ऑफ द बोर्ड है, तो माइनस एन जो है वो हमारे पास इन टू द बोर्ड होगा। तो बी क्रॉस ए इज इक्वल टू माइनस बी ए साइन थीटा एन यूनिट वेक्टर। सो बी क्रॉस ए इज इक्वल टू, ये जो ए बी ए साइन थीटा एन यूनिट वेक्टर है इसकी जगह मैं ए बी साइन थीटा और एन यूनिट वेक्टर लगा सकता हूं, क्योंकि ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड और साइन थीटा है, तो स्केलर है, इसके जो ऑर्डर है इसको चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बी क्रॉस ए इज इक्वल टू, और साथ में यहाँ पे क्या है, माइनस साइन बी है। ठीक है। तो ए बी साइन थीटा किस चीज के बराबर है, ए क्रॉस बी के, सो माइनस ए बी साइन थीटा यूनिट वेक्टर जो है ये ए क्रॉस बी के बराबर है। तो बी क्रॉस ए इज इक्वल टू माइनस ए क्रॉस बी। इसका मतलब है कि अगर हम वेक्टर्स की जो ऑर्डर है अगर वो चेंज करे क्रॉस प्रोडक्ट में, तो मैग्नीट्यूड तो वही रहता है, लेकिन डायरेक्शन जो है, जो रिजल्ट आता है वेक्टर का, उसका डायरेक्शन हमारे पास चेंज होता है। सो क्रॉस प्रोडक्ट जो है हमारे पास एंटी कम्यूटेटिव है। ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास एक और जो है क्रॉस प्रोडक्ट में एक और चीज है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो है क्या, वो है फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है। ठीक है। तो देखिए, अगर हमारे पास दो वेक्टर है, लेट ये हमारे पास वेक्टर ए है और ये हमारे पास वेक्टर बी है, और ये हमारे पास एंगल थीटा है। अब इन दो वेक्टर्स का अगर मैं इस तरह करूं कि यहाँ पे मैं वेक्टर ए के एक अपोजिट इसके लेंथ के बराबर लाइन ड्रॉ करूं और वेक्टर बी के पैरेलल इसके लेंथ के बराबर एक लाइन
ड्रॉ करूं तो ये क्या है, दिस इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, इससे हमारे पास एक पैरेललोग्राम आता है। ठीक है, और पैरेललोग्राम में जो दो अपोजिट साइड्स होते हैं उनके दरमियान में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है इसको हम हाइट ऑफ द पैरेललोग्राम कहते हैं। और पैरेललोग्राम का जो एरिया होता है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ये किसके बराबर होता है? ये हमारे पास बराबर होता है एक साइड ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, जो कि लेट हमारे पास एक साइड ए है। ठीक है, और साथ में हाइट ऑफ द पैरेललोग्राम, यानी दो अपोजिट साइड के दरमियान में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, हाइट ऑफ द पैरेललोग्राम। अब इस ये जो वेक्टर है, अगर हम इन वेक्टर्स की टर्म में बात करें तो ए का मैग्नीट्यूड ये लेंथ है, और ये जो हाइट है एच, ये देखे किसके बराबर है, ये बी साइन थीटा के बराबर है कि नहीं है। सो ये हमारे पास ए और एच की जगह में बी साइन थीटा लगा सकता हूँ कि नहीं। तो अगर हम एरिया ऑफ पैरेललोग्राम मालूम करें, एरिया of parallelogram made by the two vectors, parallelogram made by the two vector, तो ये किसके बराबर होगा? ये हमारे पास बराबर होगा एक साइड का लेंथ जो कि a है और हाइट जो कि किसके बराबर है, b साइन थीटा के बराबर है। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ये बराबर होगा, अच्छा ए बी साइन थीटा किस चीज के बराबर है, एन यूनिट वेक्टर नहीं है, क्या ये ए क्रॉस बी के मैग्नीट्यूड के बराबर है कि नहीं? बिल्कुल है। सो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड हमारे पास किसके बराबर होता है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो अगर दो वेक्टर्स का हम क्रॉस प्रोडक्ट मालूम करें, उसका मैग्नीट्यूड हमें उन दो वेक्टर से जो पैरेललोग्राम बनता है उसके एरिया के बराबर होता है। सो ये हमारे पास जो है पैरेललोग्राम का जो मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट है, ये हमारे पास एरिया ऑफ पैरेललोग्राम के बराबर होता है। अच्छा, अब हमारे पास जो क्रॉस प्रोडक्ट है इसकी एक और अहम प्रॉपर्टी है जो कि क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर्स, यूनिट वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट हम किस तरह मालूम करेंगे, जिस तरह हमने डॉट प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर्स किया था। सो लेट ये हमारे पास यूनिट वेक्टर्स हैं, दिस इज आई यूनिट वेक्टर, दिस इज जे यूनिट वेक्टर एंड दिस इज के यूनिट वेक्टर। तो अगर हम सेम यूनिट वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकाले, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ सेम यूनिट वेक्टर्स, यानी आई का आई के साथ, जे का जे के साथ और के का के साथ क्रॉस प्रोडक्ट मालूम करना चाहें। सो लेट आई क्रॉस आई हम मालूम करना चाहते हैं। सो व्हाट इज आई क्रॉस आई, इट्स आई का मैग्नीट्यूड, आई का मैग्नीट्यूड और साथ में आई और आई के दरमियान एंगल। तो आई और आई के दरमियान एंगल कितना है, 0, और साथ में यहाँ पे एन यूनिट वेक्टर। ठीक है, या एन नहीं, कोई भी यूनिट वेक्टर जो है हम लगाते हैं, चूंकि इसका मैग्नीट्यूड 0 आता है तो वो हम नहीं लगाते। सो आई क्रॉस आई इज इक्वल टू 1 1 0। सो आई क्रॉस आई हमारे पास 0 के बराबर है। इसी तरह जे क्रॉस जे जो है हमारे पास 0 के बराबर आएगा। इसी तरह के क्रॉस के जो है हमारे पास 0 के बराबर आएगा। सो क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द सेम, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ सेम यूनिट वेक्टर वेक्टर्स इज 0। सेम यूनिट वेक्टर का अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट ले ले तो वो किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। ठीक है, अच्छा अब क्रॉस प्रोडक्ट अगर हम मालूम करना चाहे डिफरेंट यूनिट वेक्टर का, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ डिफरेंट यूनिट वेक्टर्स, अगर हम डिफरेंट यूनिट वेक्टर्स का
क्रॉस प्रोडक्ट मालूम करना चाहिए, यानी ए का आई का जे के साथ और जे का के साथ, के आई के साथ अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट मालूम करें तो वो किसके बराबर होगा। सो लेट हमारे पास आई क्रॉस जे, अगर हम इसका क्रॉस प्रोडक्ट मालूम करें तो आई का मैग्नीट्यूड, जे का मैग्नीट्यूड, साइन ऑफ एंगल आई और जे के दरमियान में कितना होगा 90 डिग्री, और साथ में हम यूनिट वेक्टर भी लगाएंगे। कौन सा यूनिट वेक्टर? जो कि इन दोनों के परपेंडिकुलर होगा, इन दो वेक्टर्स के प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, वो यूनिट वेक्टर आएगा। तो देखिए ये आई है, ये जे है, तो अगर मैं आई क्रॉस जे मालूम करूँ राइट हैंड रूल से तो आउट ऑफ द बोर्ड होगा और वो के यूनिट वेक्टर के बराबर है, तो इज इक्वल टू इनटू के यूनिट वेक्टर। तो आई क्रॉस जे इज इक्वल टू 1 1 1 साइन 91 और के यूनिट वेक्टर। तो आई क्रॉस जे हमारे पास बराबर होगा के यूनिट वेक्टर के, आई क्रॉस जे के यूनिट वेक्टर के बराबर आएगा। इसी तरह अगर मैं जे क्रॉस के मालूम करूं, जे क्रॉस के, तो ये हमारे पास उस यूनिट वेक्टर के बराबर होगा जो कि इन दोनों के प्लेन के परपेंडिकुलर है, और वो कौन सा यूनिट वेक्टर है? आई। ठीक है, इसी तरह अगर मैं के क्रॉस आई मालूम करूं, के क्रॉस आई, तो वो उस यूनिट वेक्टर के बराबर होगा कि जो कि इन दोनों के प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, और वो जे यूनिट वेक्टर है। अच्छा, अगर मैं इनका ऑर्डर चेंज करूं, यानी अगर मैं आई क्रॉस जे की जगह जे क्रॉस आई मालूम करूं, तो आई क्रॉस जे के बराबर है, ये माइनस के बराबर होगा, क्योंकि आई क्रॉस जे के बराबर है, तो जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो तो एंटी कम्यूटेटिव होता है, तो जे क्रॉस आई माइनस के बराबर होगा। इसी तरह के क्रॉस जे जो है वो माइनस आई यूनिट वेक्टर के बराबर होगा, और आई क्रॉस के जो है वो बराबर होगा माइनस जे यूनिट वेक्टर के। ठीक है, अच्छा इसको हम एक डायग्राम से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। लेट दिस इज आई, दिस इज जे और दिस इज के। तो अगर देखें हम हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आते हैं, ठीक है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, सो आई क्रॉस जे के बराबर होगा, जे क्रॉस के आई के बराबर होगा, के क्रॉस आई जे के बराबर होगा। और अगर हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाते हैं तो जे क्रॉस आई माइनस के, आई क्रॉस के माइनस जे, के क्रॉस जे माइनस आई के बराबर होगा। तो इस तरह से जो है हम क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर्स मालूम कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक क्रॉस प्रोडक्ट। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ हाजिर होंगे।